हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग गुप्त काल में पिछली कक्षाओं में इसके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण का स्रोत जाना, और सभी स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त काल का जो प्रथम संस्थापक था वो श्री गुप्त को माना जाता है। तो लिखेंगे उपरोक्त कौन सा साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो लिखेंगे इसमें इन सभी स्रोतों के आधार से पता चलता है कि पिछली कक्षाओं में जो पढ़े हम लोग, इन सभी स्रोतों के आधार पर पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने की थी। यानी इन सभी स्रोतों के आधार पर पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। ठीक, श्री गुप्त ने उपाधि धारण किया था। देखेंगे ज्यादा उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक उपाधि धारण किया। उपाधि धारण की थी महाराज की। किसकी? महाराजा या महाराज की। ठीक, महाराजा। इससे पता चलता है कि ये सामंत हुआ करते थे। सामंत आभास का मतलब, सामंती का मतलब ये है कि ये किसी के अधीन, पहले किसी के अधीन थे, तब महाराज की उपाधि धारण किए, फिर इसके बाद स्वतंत्र हुए। ठीक, तो वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ये सामंत हुआ करते थे और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया। इसका थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण कार्य था, देखेंगे। इत्सिंग के अनुसार, ये यात्री है विदेशी, इत्सिंग। ठीक, इत्सिंग के अनुसार, इसके बारे में कुछ बताया। अनुसार जो श्री गुप्त था, मगध में एक मंदिर बनवाने के लिए श्री गुप्त ने 24 ग्राम दान में दे दिए। यानी जो 24 गांव है उसी को दान में दे दिया श्री गुप्त ने, एक मंदिर बनवाने के लिए। ये कौन कहता है? इत्सिंग कहता है, विदेशी यात्री विवरण। ठीक, मगध में एक मंदिर बनवाने के लिए इसने एक गांव को दान में दे दिया, 24 गांव। ठीक, इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ घटोत्कच। उत्तराधिकारी लिखेंगे, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्री गुप्त और इसका उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच, महाभारत वाला घटोत्कच नहीं, ये दूसरा घटोत्कच। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। क्या किया? उपाधि धारण किया। कौन सी? महाराजा की। ठीक, महाराजा की। और हमने बताया महाराजा श्रीगुप्त और घटोत्कच ने धारण किया। ये सामंत हुआ करता था। सामंत का मतलब किसी के अधीन। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक
किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, क्लास संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करना है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करके हमको बता सकते हैं। देखेंगे आगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, जिसका समय था 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। ठीक, इसी को माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक यही था। ठीक, लिखेंगे 319, तिथि इधर इंपॉर्टेंट है, 319 ईस्वी। देखेंगे इसके विषय में 319 के विषय में क्या है। 319 के गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? राजगद्दी पर बैठने के समय, राजगद्दी पर बैठने के समय, पर बैठने के समय। यानी जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने गुप्त संवत चलाया। जब ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर घरों में अपने देखेंगे तो उसमें गुप्त संवत भी दिया गया होगा। और गुप्त संवत कैसे निकाला जाता था, हमने अब तक 3 संवत पढ़ लिया। हिजरी संवत एक पढ़ा, उसके पहले विक्रम संवत को फिर पढ़ा, फिर शक संवत को पढ़ा। हिजरी संवत 622 में जो मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक यात्रा किया। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने जो शकों को मालवा उज्जैन से खदेड़ करके मथुरा की तरफ भगा दिया। फिर शकों के विजय के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में जारी किया। अब चौथा हम पढ़ रहे हैं गुप्त संवत। ठीक, इसको निकालने के लिए 2022 चल रहा है, ये ईस्वी में है और ये 319 है, यानी 319 साल इधर आगे आ गया है। तो इसको घटाएंगे इसमें, ठीक, कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0 और ये घटेगा कितना 1703 विक्रम 1703 गुप्त संवत। ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में देखेंगे तो 1703 गुप्त संवत दिया गया होगा। ठीक, कितना 1703 का क्या गुप्त संवत दिया गया होगा। तो गुप्त काल में जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था वो 319 में गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? जब राजगद्दी पर बैठा। आगे देखेंगे इसने उपाधि धारण किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? देखेंगे इसमें महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। क्या? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे की तरफ देखेंगे इसने लिच्छवी की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी, जो वज्जी वैशाली हुआ करता था, वहां के जो शासक हुए उनको लिच्छवी शासक बोला जाता था। ठीक, कहाँ के? वज्जी महाजनपद के, उसकी राजधानी वज्जी महाजनपद की वैशाली, कहाँ? दरभंगा वाला क्षेत्र। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह किया, कुमार देवी से विवाह किया।
विवाह किया और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली जनपद को प्राप्त किया, यानी वो दहेज में प्राप्त किया। ठीक, दहेज में क्या किया? प्राप्त किया वैशाली महाजनपद को। और कुमार देवी जो थी, इन्हीं को बोला जाता है दूसरा नाम से लिच्छवी दौहित्री। लिच्छवी दौहित्री को पहले देखे होंगे हम, ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दोहिता बोला जाता था। दोहिता का मतलब दो हितों की, यानी दो कुलों की क्या लाज रखने वाली, दो कुलों को उद्धार करने वाली महिलाओं को जो पुत्रियां हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था कि वो दो कुलों की उद्धार करती थी, एक तो अपने माता के घर का और एक दूसरे जहां पर जाती थी अपने ससुर के घर का। ठीक, तो लिच्छवी दौहित्री इनको कहा जाता था। कहाँ कहा गया है ये तो नीचे नोट कर लेंगे। इसका स्रोत है प्रयाग अभिलेख। कहाँ? प्रयाग अभिलेख इसका क्या है? स्रोत है। ठीक, प्रयाग अभिलेख में इसे लिच्छवी दौहित्री कहा गया है। आगे की तरफ हम देखेंगे, गुप्त संवत। ये जितने भी संवत हमने लिखवाया है, हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, सब याद होने चाहिए। आगे की तरफ देखेंगे, गुप्त वंश का प्रथम शासक ये था। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्कों का क्या करा? प्रचलन करवाया। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का क्या किया? प्रचलन करवाया। अब आगे देखेंगे, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। ठीक, अब देखेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त काल में सबसे महान या प्रतापी शासक को देखा जाएगा जो दान देने में भी अग्रणी रहा, और रहा समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। इसका जो समय चला, ये चला 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। ठीक, 335 से 375 ईस्वी तक। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लिखेंगे इसको, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता क्योंकि जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, जिस तरह उसकी
शक्ति का विस्तार था, उसी प्रकार इसकी भी शक्ति का विस्तार था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, इसको लिखेंगे, किसने कहा था, तो लिखेंगे विसेंट आर्थर ने कहा था। विसेंट आर्थर ने कहा था, ठीक। स्रोत, विसेंट आर्थर ने इसको क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों कहा था, क्यों कहा था, इसको देखा जाएगा। क्यों, तो क्यों के जवाब में लिखेंगे यह अपने सैन्य बलों के लिए प्रसिद्ध था। सैन्य बलों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, सैन्य बलों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। और समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, किसको पराजित किया था, देखेंगे। दक्षिण भारत जिसे बोला जाता था दक्षिणापथ। क्या, दक्षिणापथ जिसे बोला जाता था दक्षिणापथ। दक्षिण भारत के जो शासक थे, फिर उत्तरापथ, ठीक, यानी उत्तर भारत के 12 शासकों को और इसमें भी 12 शासकों को, लेकिन लूसेंट वाली पुस्तक जब देखेंगे तो उत्तरापथ में देगा 9 शासकों को, ठीक। 9 शासक बाय लूसेंट ने इसको बता रही है कि उत्तरापथ में उन्होंने 9 शासकों, लेकिन दक्षिण और उत्तर भारत में इन्होंने 12 शासकों को पराजित किया था और अपने सैन्य बल के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए इसको विसेंट आर्थर ने भारत का नेपोलियन कहा और आज भी भारत का नेपोलियन इसको माना जाता है, ठीक। किसको, समुद्रगुप्त को। आगे की तरफ देखेंगे, और जब ये पराजित कर लिया तो इसके उपरांत इन्होंने उपाधि धारण किया। पराजित करने के उपरांत इन्होंने उपाधि धारण किया विक्रमांक की, ठीक। नीचे लिखेंगे, पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की। विक्रमांक, इसने उपाधि धारण किया, उपाधि धारण की क्या, विक्रमांक, ठीक। जिसका विक्रम शौर्य गाथा, ठीक, अंक में गिने ही नहीं जा सकते वो विक्रमांक, ठीक, विक्रमांक, ठीक। आगे देखेंगे, इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। हम रोज क्लासों में पिछले बताएं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा करता है अपने, ठीक। और जिनको नहीं समझ में आया है वो उत्तर वैदिक काल के लास्ट क्लासों में जाकर के इसको देख लेंगे, यज्ञ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसमें बताया। आगे की तरफ देखेंगे, इसने अपने दरबारी कवि हरिसेन से दरबारी कवि, यही इंपॉर्टेंट है, हरिसेन से। इसने अपने दरबारी कवि हरिसेन से प्रयाग
प्रशस्ति अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। इसी को बोला जाता है प्रयाग स्तंभ लेख। क्या? प्रयाग स्तंभ लेख क्या बोला जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख बोला जाता है। देखेंगे आगे इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, इसको मिटा करके ऊपर से देखा जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखेंगे इसमें समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय जिसको बोलते हैं धारण यानी बंद, पृथ्वी को पूरा धारण कर लिया हो, बांध लिया हो अपने में, धरण बंद करने वाला बताया गया है। यानी समुद्रगुप्त ने जो हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया है, इसमें समुद्रगुप्त को एक महान विजेता बताया गया है तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय, धरणबंद यानी धरण के मतलब पृथ्वी, बंद का मतलब बांधा हुआ हो, जो पृथ्वी को धारण करके बांध लिया वही क्या है? समुद्र, उसको धरणबंद बोला जाता है। इसको बताया गया है, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बताया गया कि पृथ्वी को पूरी जीत लिया और उसको बांध लिया था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, यह प्रयाग स्तंभ, वो स्तंभ लेख या प्रशस्ति लेख बात एक ही है। स्तंभ लेख अशोक द्वारा निर्मित है। अशोक लिखवाया, ये अशोक द्वारा निर्मित है। अशोक द्वारा निर्मित है, जिसमें रानी कारवाकी का भी उल्लेख मिलता है। अशोक ने भी उस पर लिखवाया था, फिर बाद में उन्होंने भी लिखवाया। ठीक, जिसमें रानी का अभिलेख भी इसको कहा जाता है। किसको? प्रयाग स्तंभ लेख को। ये अशोक द्वारा निर्मित है, जो अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। इलाहाबाद के किले में लाया गया था। इसके संरक्षण के लिए अकबर ने कौशाम्बी जिले से कहा ले आकर के कर दिया? इलाहाबाद के किले में लाकर कर दिया। कहा? इलाहाबाद के किले में लाया गया। ठीक, इस स्तंभ पर नाम मिलते हैं। इस स्तंभ पर नाम मिलते हैं। किसका किसका नाम मिलता है देखा जाएगा। तो नीचे देखेंगे, इसमें मिलता है अशोक, समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त, फिर अशोक समुद्रगुप्त, फिर अकबर, जहांगीर, जहांगीर, फिर आगे लिख लेंगे बीरबल, बीरबल। ठीक, किसका किसका नाम मिलता है? यह प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक का नाम मिलता है, समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, अकबर का नाम मिलता है, जहांगीर का नाम मिलता है और बीरबल का नाम मिलता है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें और इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मैं बार बार बता दिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि अशोक की जो पत्नी महारानी कारवाकी थी उनके दान देने का उल्लेख इसी में मिलता है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। आगे लिख लेंगे इसमें, इसी में सर्वप्रथम, इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष जो नाम मिला है, भारतवर्ष, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है, मिलता है। ठीक, इतना देखने के बाद अब आगे देखेंगे हम समुद्रगुप्त में। आगे एक बार और रिपीट, समुद्रगुप्त ने हरिशेन से क्या लिखवाया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। ठीक, और वो था प्रयाग स्तंभ लेख। बाद में इसमें और वो जुड़वाया, मतलब एक और पत्र जुड़वाया जिसे प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसे। इसने कविराज की उपाधि धारण किया, इसने कविराज की, कविराज की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की उपाधि धारण की। इसने कविराज की क्या किया? उपाधि धारण की। क्योंकि 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 यह एक कवि था, कवि था। ठीक, एवं बीड़ा वादक भी था, एवं बीड़ा वादक भी था। यह कवि था और बीड़ा वादक भी था। स्रोत, इसका जो स्रोत मिलता है कि यह एक कवि और बीड़ा वादक भी था। ठीक, क्या? यह एक कवि और बीड़ा वादक। ठीक, स्रोत क्या है? इसके द्वारा चलाए गए सिक्के, चलाए गए सिक्के, ये जो सिक्के चलवाया उस पे इसको दिखाया गया था। ठीक, ये बीड़ा वादक बीड़ा बजाते हुए इसके फोटो के साथ इसको दिखाया गया था सिक्कों पर, ऐसा इसका चित्र अंकित किया जाता था कि बीड़ा बजाने में दक्ष था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, इसने बौद्ध धर्म को, ये शिव को मानता था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसके दरबार में बौद्ध भिक्षुक, इसके दरबार में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, नोट करिएगा, ये एसएससी में पूछा गया है। किरण पब्लिकेशन घटना चक्र स्रोत है। बसु बंधु थे, बसु बंधु थे। कौन थे? बसु बंधु थे। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ कौन? रामगुप्त। क्या? इसका लड़का रामगुप्त हुआ।
देखेंगे कौन, रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में देखेंगे, जिसका समय चला 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे इधर सन ऑफ समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त का, सन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक, अब देखेंगे रामगुप्त के बारे में। इसके नाम का स्रोत, इसके नाम का स्रोत रामगुप्त के नाम का स्रोत 2 जगहों से प्राप्त होता है। कौन कौन? पहला है एरण अभिलेख, जिसको किसने लिखवाया था? भानुगुप्त ने। दूसरा देवी चंद्र गुप्तम, किसने लिखा था इसको? इस पुस्तक से किसने लिखा था जी? विशाख दत्त ने। ठीक, ये लिखेंगे रिटेन बाय बुक्स। ठीक, रिटेन बाय विशाख दत्त। और ये संबंधित है, जिसने लिखवाया वो है भानुगुप्त। और इसी एरन से सती प्रथा का क्या मिलता है? प्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसके नाम का 2 स्रोत एरण अभिलेख और देवी चंद्रगुप्तम था। ठीक, पत्नी ध्रुव देवी थी। पत्नी रामगुप्त की जो पत्नी थी ये थी ध्रुव देवी। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम का स्रोत। आगे तरफ अगला शासक देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस वंश का महानतम शासक था। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। समय लिखेंगे इसका 380 ईस्वी से कहाँ तक? 413 ईस्वी तक। ठीक, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, सन ऑफ समुद्रगुप्त। ये भी समुद्रगुप्त का क्या लड़का था? समुद्रगुप्त। ठीक, लिखेंगे इसमें इस वंश का महानतम शासक था। इस वंश का महानतम शासक था। क्या? इस वंश का महानतम शासक था। ठीक, इस वंश का क्या था? महानतम शासक था। आगे देखेंगे 389 ईस्वी। 389 ईस्वी एक चीनी यात्री फाहियान। क्या? फाहियान। ठीक, फाहियान भारत आया। इसी के शासनकाल में क्या है? भारत आया। इसने भारत में 15 वर्ष बिताए। ठीक, जो चीनी यात्री फाहियान आया इसी के शासनकाल में आया भारत, और इसने भारत में कितने साल बिताया? 15 वर्ष बिताया। ठीक, आगे इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय।
रुद्रसेन तृतीय की हत्या की और शकों का अंत किया। रुद्रसेन तृतीय था, ये शकों का अंतिम राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और शकों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। और जब अंत कर दिया तो इसने शकों के विजय के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण किया था। हमने कल भी देखा था कौन सी उपाधि धारण की, शकों के अंत के बाद क्या उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की देखेंगे। जो उपाधि धारण की वो थी विक्रमादित्य। कौन, विक्रमादित्य। कौन सा, विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था रुद्रसेन थर्ड की हत्या की और शकों का अंत कर दिया। और शकों का अंत करने के बाद क्या किया, उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, यहाँ तक हो गया। विक्रमादित्य का अर्थ होता है विक्रम प्लस आदित्य। क्या, विक्रम प्लस आदित्य, यानी जिसका विक्रम कैसा हो, सूर्य के समान हो। क्या, सूर्य के समान हो। ठीक, जिसका विक्रम सूर्य के समान हो क्या कहलाता है, विक्रमादित्य कहलाता है। विक्रम प्लस आदित्य, जिसका मतलब विक्रम। देखिएगा, भारत में विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला, भारत में विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले प्रथम, कुल 14 विक्रमादित्य हुए ना। प्रथम विक्रमादित्य था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, और 14वां जो 14वां था, 14वां जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया वो था हेमचंद्र। ठीक, हेमचंद्र ये था। ठीक, अंतिम विक्रमादित्य को आगे लिख लेंगे। अंतिम विक्रमादित्य और इसको लिख लेंगे प्रथम विक्रमादित्य। ठीक, ध्यान देने की बात यह है कि जो विक्रमादित्य का अर्थ होता है, हमने बताया विक्रम प्लस आदित्य। विक्रम का मतलब जिसका पराक्रम, आदित्य का मतलब सूर्य के समान। ठीक, वो विक्रमादित्य कहलाता है। तो हमारे भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें से प्रथम विक्रमादित्य जो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और 14वां विक्रमादित्य, अंतिम विक्रमादित्य जो हुआ वो हेमू हुआ। ठीक, आगे देखेंगे। अपने दरबार में कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला यह इतिहास का प्रथम शासक माना जाता है। प्रथम शासक माना जाता है। ठीक, यानी ये इतिहास का प्रथम शासक है जिसने अपने दरबार में क्या किया, नवरत्नों को रखा। किसको, नवरत्नों को रखा। नवरत्न का मतलब दरबार लगा हुआ है, उसमें महाविद्वान 9 लोग बैठते थे। द्वितीय जो शासक माना जाता है वो द्वितीय शासक जो था वो था नवरत्न रखने वाला अकबर।
द्वितीय शासक अकबर को माना जाता है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। द्वितीय शासक जो था वो अकबर था, जिसने अपने दरबार में क्या किया, नवरत्नों को रखा। ठीक, अपने दरबार में नवरत्नों को रखने वाला प्रथम भारतीय इतिहास का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें 9 विद्वान रखता था। और दोबारा जो दूसरा हुआ वो हुआ अकबर। अपने दरबार में अष्टप्रधान, नोट में लिखेंगे, नोट बनाकर, इंपॉर्टेंट है। अपने दरबार में अष्टप्रधान रखने वाला कौन, अष्टप्रधान रखने वाला यानी 8 लोगों की समूह। जो अष्टप्रधान रखने वाला व्यक्ति था वो थे शिवाजी। कौन, शिवाजी अपने दरबार में अष्टप्रधान, अष्टप्रधान रखते थे, 8 प्रधान। ठीक, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। और अगले देखेंगे अपने दरबार में अष्टदिग्गज रखने वाला। अपने दरबार में अष्टदिग्गज रखने वाला, अपने दरबार में जो अष्टदिग्गज रखने वाला शासक था वो था कृष्णदेवराय। कौन, कृष्णदेवराय। ठीक, कृष्णदेवराय जो कि दक्षिण भारत के थे। ठीक, आगे देखेंगे अपने दरबार में अष्टछाप रखने वाला, ठीक, अपने दरबार में अष्टछाप रखने वाला। अपने दरबार में जो अष्टछाप रखता था उसको देखेंगे, वो था जहांगीर। कौन, जहांगीर, मुगल शासक। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा कि अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा अकबर, फिर अपने दरबार में अष्टप्रधान रखने वाला शिवाजी, फिर अपने दरबार में अष्टदिग्गज, 8 दिग्गजों की जो व्यक्तियों को रखता था, जो दिग्गज हुआ करते थे वो कृष्णदेवराय थे। फिर वही 8 व्यक्ति ऐसे महान विद्वान जिनको अष्टछाप करने वाला था, रखता था, वो जहांगीर था। अब चंद्रगुप्त दरबार के ठीक नवरत्नों को देखेंगे हम। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न हुए इनको देखा जाएगा। ठीक, हेडिंग देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ लिखा ही है, दरबार के नवरत्न। कौन कौन से नवरत्न थे देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे नवरत्न। पहला अमर सिंह, पहला आएगा नाम अमर सिंह। कौन, अमर सिंह। ठीक, अमर सिंह देखेंगे। अमर सिंह में महान कवि, यह क्या था, एक महान कवि था अमर सिंह। संस्कृत का शब्द कोशागार था, शब्द कोशकार था। ठीक, यानी संस्कृत भाषा का एक तरफ से कह लीजिए तो एक विद्वान था जिसके पास संस्कृत का भंडार ही था। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुक्स रिटेन किया, बुक्स लिखा। ठीक, अमरकोश। क्या, अमरकोश क्या लिखा इन्होंने, अमरकोश लिखा। किस भाषा में, संस्कृत की शब्दावली थी, संस्कृत में ही लिखा, संस्कृत की शब्दावली।
संस्कृत की शब्दावली। ठीक, दूसरा देखेंगे धन्वंतरी। दूसरा जो इसके दरबार के नवरत्न थे वो थे धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी देखेंगे धन्वंतरी में गुप्त काल का एक महान चिकित्सक, गुप्त काल का एक महान चिकित्सक, एक महान चिकित्सक, चिकित्सक, महान चिकित्सक था। गुप्त काल का एक महान चिकित्सक था। अगला लिखेंगे कालिदास। कालिदास, कालिदास लिखेंगे महान कवि एवं नाटककार थे। महान कवि एवं नाटककार थे, एवं नाटककार थे, एवं नाटककार थे। ये कालिदास जो थे एक महान कवि थे एवं नाटककार थे। अगला लिखेंगे हरिसेन। हरिसेन, हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति को क्या लिखा था, प्रयाग स्तंभ को लेकर के लिखा था। प्रयाग स्तंभ लेख और प्रयाग वही प्रशस्ति लेख जो भी कह लीजिए, उसको हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त ने इसको लिखवाया था। यह महान कवि और दरबारी लेखक था। महान कवि एवं दरबारी लेखक, एवं दरबारी लेखक किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी लेखक। कितने देखें हम लोग? 4। अब और देखेंगे 5 लोगों को, तभी नवरत्न पूरा होंगे। 4 लोगों को देखा हम लोगों ने। इनको याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है कभी कभी, कौन नवरत्नों में शामिल नहीं है या हैं। आगे की तरफ देखेंगे जो 5वां है वो आता है छपड़क। कौन? छपड़क। छपड़क, ठीक, एक महान ज्योतिषी था। क्या? एक महान ज्योतिषी था। एक महान ज्योतिषी था। ठीक, एक महान ज्योतिषी था। अगला देखेंगे शंकु। ठीक, किसको? शंकु। शंकु एक महान वास्तुकार, एक महान वास्तुकार, वास्तुकार एवं स्थापत्यकार था, एवं स्थापत्यकार था। ठीक, वास्तुकार किसी भी चीज की डिजाइनिंग को देना, ठीक, वास्तुकार कहलाता। स्थापत्यकार का मतलब किसी भी चीज के लिए स्थापित करवाना। ठीक, 7वां 6 हुए। 7वां देखेंगे वराह मिहिर। वराह मिहिर, वराह मिहिर। ठीक, लिखेंगे वराह मिहिर में महान कवि और खगोल शास्त्री। महान कवि एवं खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमी। आगे वर रुचि, 8वें जो हुए वर रुचि हुए। वर रुचि देखेंगे एक संस्कृत का महान विद्वान था। एक संस्कृत का महान विद्वान था। महान विद्वान था। एक संस्कृत का महान विद्वान था। ठीक, अगला वेताल भट्ट। क्या? वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, क्या? वेताल भट्ट देखेंगे एक महान जादूगर था। एक महान जादूगर था। एक महान जादूगर था।
ठीक, इतना हो गया। 9 दरबार के नवरत्नों को हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे इनको याद रखिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इनमें डाउट, संदेह या कुछ गलतियां महसूस आपको अगर लग रही हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये इम्पोर्टेंट है और हम अपनी दृष्टि से वही चीज पे फोकस करेंगे जो आपके बेसिक के लिए मजबूत बना सके, आगे बढ़ा सके और जो इम्पोर्टेंट हो। आगे की तरफ हम देखेंगे गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त काल में ही गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। आगे की तरफ देखेंगे हम, गुप्त काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ और इसी समय 2 धर्म की उत्पत्ति हुई। वैष्णव धर्म हमने पीछे पढ़ा दिया है, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म। ठीक, दोनों को बारे में पीछे देखा जा चुका। आगे देखेंगे इसी ने अपने शासनकाल में, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसी ने अपने शासनकाल में परम भागवत की उपाधि धारण की इसी के समय में, आगे लिखेंगे इसी के समय में भारत का प्रथम हिंदू मंदिर ठीक कहाँ पड़ता है? दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ झांसी। ठीक, देवगढ़ झांसी में पड़ता है। ठीक, बनाया गया। आगे की तरफ लिखेंगे गुप्त काल में ही 4 वेदों को, इसी के समय में गुप्त काल में ही 4 वेदों को लिपिबद्ध कर उन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गुप्त काल में ही 4 वेदों को लिपिबद्ध कर उन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। इसी के समय में, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत का प्रथम हिंदू मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में पड़ता है। ठीक, आगे की तरफ अगले शासक के बारे में हम देखेंगे कुमारगुप्त जो आता है। ठीक, जिसके बारे में आगे कल देखा जाएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करवाइए और मेहनत से पढ़िए। किसी भी प्रकार का डाउट होने तक हमको आप बताएंगे। पेट के बैच के लिए प्ले स्टोर पे जाएं
और वहां से हमारा ऐप इंस्टॉल करें। उस पे सभी कक्षाएं डाउनलोड हैं, ठीक, उस पे चढ़ी हुई है सभी कक्षाएं। पेट के लिए बेहतरीन से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही। और हमने पहले भी बताया कि पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ने के साथ साथ समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। यानी पढ़ना क्या है, अधूरा शब्द है। जब तक समझना नहीं आएगा, उसके साथ समझ नहीं आएगी, तो आप कोई भी चीज को पढ़ेंगे उसको समझ सकते ही नहीं। तो पढ़ना एक अधूरा शब्द है। उसके साथ साथ समझ विकसित करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आपका सदैव उज्जवल भविष्य हो, ठीक, आपका भविष्य क्या हो, सदैव उज्जवल हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।